नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, तमिलनाडु में आने वाले 4 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अकेले तमिलनाडु नहीं बल्कि और 4 अन्य राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन बात तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की ज्यादा होती है, इसलिए कि ये दोनों बड़े राज्य है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति की और विशेषकर एमके स्टालिन की राजनीति की। क्या एमके स्टालिन को एहसास हो चुका है कि एमके स्टालिन ये चुनाव हारने जा रहे हैं? कई संकेत हैं, कई संकेत ऐसे हैं जिससे कि लगता है कि एमके स्टालिन हताश हो चुके हैं। उनको भरोसा हो चुका है कि उनका समय इस बार उनकी कुर्सी जाने वाली है। वैसे भी तमिलनाडु का एक परंपरा रही है, तमिलनाडु केरल जैसे राज्यों में एक परंपरा रही है मित्रों कि हर 5 साल पर सरकारें बदल जाया करती है। कुछ अपवाद रहे, जैसे 2021 में केरल में अपवाद था, 2016 में तमिलनाडु में अपवाद था, जब तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी दोबारा AIADMK दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। वैसे ही पिनराई विजयन की पार्टी LDF केरल में 2021 में दोबारा चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। तो यह अपवाद होता है। वैसे प्रायः इतिहास यह रहा है कि हर 5 साल पर वहां पर सरकारें बदल जाती है, DMK हो चाहे AIADMK हो। तो क्या इस बार 2026 में तमिलनाडु में एमके स्टालिन जाने वाले हैं? इस बात के संकेत कैसे मिल रहे हैं? तो मैं बता रहा हूं। एक कहावत है मित्रों उत्तर भारत के अंदर कि खुरपी के ब्याह में हसुआ का गीत या हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, मतलब संदर्भ से हटकर बातें बताना। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री का दौरा होता है तमिलनाडु में, प्रधानमंत्री का दौरा, मैं कुछ कारण बता रहा हूं जिससे आपको स्पष्ट दिखेगा कि एमके स्टालिन ने कैसे मान लिया है कि उनका टाइम पूरा हो चुका है, एमके स्टालिन जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री 2 दिन पहले तमिलनाडु में थे, मुद्रांतकम में उनका रैली थी। उनकी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, तमिलनाडु की सरकार पर प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसका मुख्य मुद्दा क्या था? उन्होंने भी, चूंकि चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष के दौरान हर पक्ष एक दूसरे पर हमला करेगा, यह बात तय है, लेकिन हमला तर्कसंगत होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि आपसे सवाल कुछ पूछा जा रहा है और आप जवाब दे रहे हैं कुछ अलग। मित्रों, तमिलनाडु की राजनीति में करप्शन, भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन चुका है। चाहे सरकार में AIADMK रही हो, चाहे सरकार में DMK रही हो। AIADMK की सरकार में शशिकला क्यों सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा रही, क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैरेक्टर बना हुआ रहा तब जब AIADMK सरकार में रही? आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही जब DMK सत्ता में रही तो मारन परिवार हो, मुरासोली मारन से लेकर दयानिधि मारन तक, या फिर डी राजा हो, मतलब ऐसे जितने भी राजनीतिक चेहरे हैं तमिलनाडु के, क्यों लोकप्रिय हैं देश भर के अंदर, क्यों इनकी चर्चा होती है, क्यों ये बड़े बड़े नाम बने, बताने की आवश्यकता नहीं है। इनकी सबकी एक ही पहचान रही है, करप्शन। तो तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, उस जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ पलानीसामी भी थे, रामदास जो पट्टाली व कलकाची के नेता हैं वो भी मौजूद थे, टीटीवी दिनाकरन ये भी मौजूद थे वहां पर, ठीक है। और सबकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने कहा कि CMC क्राइम, करप्शन और माफिया, इसके तालमेल से DMK की सरकार चल रही है। और प्रधानमंत्री के जाते ही, जैसा मैंने कहा ना कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, तो एक जो राग चला आ रहा है ठीक आजादी के बाद से ही, वो राग बजाना शुरू कर दिया। राग क्या था? राग था कि हिंदी का कुछ नहीं चलेगा तमिलनाडु में, हिंदी को हम किसी भी कीमत पर तमिलनाडु में स्थापित नहीं होने देंगे। अब बताइए, बात आपसे सवाल पूछा जा रहा है भ्रष्टाचार पर, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि यहां तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों खराब है। आपको याद होगा मित्रों, पिछले महीने ही एक घटना जिसका वीडियो वायरल हुआ था कि उत्तर भारत के एक मजदूर के किस प्रकार से वहां पिटाई की जा रही है, जिस प्रकार से वहां अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है, इस पर लगातार सवाल पूछे गए। आपको पता है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरा अन्नामलाई कुप्पुस्वामी, के अन्नामलाई ने चप्पल पहनना छोड़ दिया है। क्यों चप्पल पहनना छोड़ दिया? क्यों चप्पल का परित्याग किया है? किस चीज का कसम खाया है अन्नामलाई ने?
ये किसका परिणाम है? केवल खराब कानून व्यवस्था का परिणाम है। तमिलनाडु में किस प्रकार की माफियागिरी है, समाज के हर क्षेत्र में जिस प्रकार की माफियागिरी है, उस पर प्रधानमंत्री ने एमके स्टालिन को घेरा। एमके स्टालिन को घेरा उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जिस प्रकार से सनातन धर्म के बारे में डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार से हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में, इस पर स्टालिन को घेरा जा रहा है। और इसी से बचाव के लिए लेकर आते हैं क्या लेकर आ रहे हैं एमके स्टालिन? हिंदी विरोध, मतलब हिंदी की चर्चा ही नहीं। और मैं बताऊं, आजादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी, पहली बार भारत के इतिहास में जितना क्षेत्रीय दलों को सम्मान मिला है विगत 5 वर्षों के अंदर, नई शिक्षा नीति में जो स्थानीय भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं को जो महत्व मिला है, पहली बार मिला है। मित्रों, भारत में पहली बार मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू हुई है। काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे भारत को तमिल की संस्कृति को माने एक तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। और उसके बावजूद यह आरोप लगाना कि तमिलनाडु पर हिंदी थोपी जा रही, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा तर्क के साथ तमिलनाडु एमके स्टालिन के पास कि हिंदी तमिलनाडु के लोगों पर थोपी जा रही है, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी बार बार एक ही रट लगा हुआ, हिंदी 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 नहीं चलेगा, हिंदी नहीं चलेगा, हिंदी नहीं चलेगा। अरे यार, आपको कौन कह रहा है हिंदी थोपने के लिए? तमिलनाडु में कभी नहीं कहा गया, कभी किसी ने नहीं कहा। न सरकार ने कहा, दिल्ली की सरकार ने, न AIADMK ने कहा, न पट्टाली मक्कल काची ने कहा, न टीटीवी दिनाकरन ने कहा। किसने कहा? आपके जो दूसरे विरोधी हैं, मान लीजिए थलापति विजय, उन्होंने भी नहीं कहा कभी कि हिंदी का हम समर्थन करते हैं तमिलनाडु की राजनीति में। हिंदी की अलग पहचान है, तमिलनाडु के अंदर तमिल का अलग गौरव है। भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से तमिल एक है और इस बात को दिल्ली की सरकार रिकॉग्नाइज करती है। अगर राष्ट्रीय राजनीति में अगर सबसे ज्यादा किसी ने इस विषय को रिकॉग्नाइज किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ना कभी जनता पार्टी ने किया, ना कभी कांग्रेस ने किया। उसके बावजूद इस प्रकार के आरोप लगाना, खुरपी के, मैंने बताया जैसे कि हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गाना है, एहसास है। दूसरा, लगातार सनातन धर्म पर, जैसे हिंदी के मुद्दे पर लगातार आए बाएं साएं बोलने की परंपरा चला रखी है एमके स्टालिन और एमके स्टालिन की पार्टी ने, वैसे ही हिंदुत्व के मुद्दों पर बिना मतलब का झगड़ा नहीं बल्कि रगड़ा करने का प्रयास है। आपने देखा विगत हफ्ते ही सबसे पहले तो कार्तिकेय दीपम के मुद्दे पर आपको याद होगा कि किस प्रकार से वहां हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद वहां पर हिंदुओं को दीप जलाने की अनुमति नहीं दी गई। तो फिर आवेदक डबल बेंच के पास गए, मदुरई बेंच के पास, वहां से भी आदेश मिला। अब डीएमके उसके बदले, उस अदालत के आदेश को स्वीकार करने के बदले क्या कर रही है? तो जिस न्यायाधीश ने फैसला दिया हिंदुओं के पक्ष में, सरकार को कहा कि दीप जलाने वाले लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी सरकार की है, उस जज के खिलाफ डीएमके के लोगों ने तय किया कि इनके खिलाफ हम महाभियोग लाएंगे। अब आप अनुमान लगाइए कि किस प्रकार की सोच है। महाभियोग लाएंगे। वह मुद्दा अब यह तो हो गया कि केवल और केवल रगड़ा करना झगड़ा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। अदालत ने कहा कि दोनों काम होना चाहिए। वहां जो दरगाह है, उस दरगाह पर भी जो वहां धार्मिक परंपराएं हैं उसको भी निभाना चाहिए, साथ ही हिंदुओं का भी जो धार्मिक परंपरा है उसे भी निभाने देना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार क्या कर रही है? नहीं, हिंदुओं को नहीं करने देंगे। क्यों? इसलिए नहीं करने देंगे जिससे कि वो अब वहां तमिलनाडु में जो 6%, 6.5% मुस्लिम मतदाता है उनको केवल अपनी तरफ आकर्षित कर सके। खुद को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी दिखाकर
उन ईसाई मतदाताओं को डीएमके चाहती है कि डीएमके के साथ आ जाए। जो आज ईसाई मतदाता तमिलनाडु में, ईसाई और मुसलमान मतदाता थलापति विजय, टी विजय के साथ दिख रहे हैं। चूंकि टी विजय के साथ दिख रहे हैं, इसीलिए उन अल्पसंख्यक मतदाताओं को एमके स्टालिन इन गैर जरूरी मुद्दों पर भड़काना चाहते हैं। हिंदी का मुद्दा भी इसीलिए लाया गया है, इसलिए लेकर आया एमके स्टालिन ने, चूंकि देख रहे हैं कि टी विजय के सब पीछे युवाओं का हुजूम जा रहा है थलापति के साथ, टी विजय के साथ। तो इससे अपनी पार्टी की रक्षा करने के लिए, अपनी संभावनाओं को जिंदा रखने के लिए केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई एमके स्टालिन लड़ रहे हैं। इसीलिए केवल छोड़ दीजिए आप हिंदुत्व के मुद्दे पर बिना मतलब का एक झगड़ा खड़ा करना, हिंदी के मुद्दे पर बिना मतलब का झगड़ा खड़ा करना, अपने गठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी के साथ रगड़ा कर रहे हैं कि नहीं, हम सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देंगे कांग्रेस को। और यह सब क्यों हो रहा है? यह सब, इन सब के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि एमके स्टालिन को लगता क्या है, कांग्रेस को भी सत्ता में नहीं हिस्सेदारी देना। इसलिए उसका कारण एक ही बताते हैं, नहीं, ये तमिल आइडेंटिटी के खिलाफ हो जाएगा। कांग्रेस को अगर वो सत्ता में हिस्सेदारी दे देंगे एमके स्टालिन, तो तमिल पहचान पर, तमिलनाडु की परंपरा पर इससे हमला हो जाएगा। अब आप बताइए, ऐसी बचकानी बातें एमके स्टालिन जैसा नेता करता है, जिन पर आरोप लगते हैं परिवारवाद का, जिन पर आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, जिस पर आरोप लगता है राजनीति के अपराधीकरण का, माफियागिरी का आरोप प्रधानमंत्री लगाकर जाते हैं। वो व्यक्ति एकदम इस प्रकार की हल्की बातें, हल्की बयानबाजियां, और चर्चा तो यहां तक इशारा कर चुके हैं कि अगला चुनाव में अपने पुत्र उदयनिधि को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एमके स्टालिन मुख्यमंत्री के रूप में भी। यह भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। क्यों बनाना चाहते हैं, उसके भी कारण है। एमके स्टालिन को लग गया है कि वहां पर युवा जो है ना, युवा नेता चाह रहा है, युवा नेता। मैं बता रहा हूं, उदयनिधि स्टालिन का नाम एक रणनीति के तहत अपनी हारी हुई बाजी को जीतने के लिए एमके स्टालिन उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि युवा, तमिलनाडु का युवा थलापति टी विजय के साथ है, वहां का युवा अन्नामलाई की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। तो इसीलिए युवा एमके स्टालिन को देखना नहीं चाहता। तो युवाओं के सामने उदयनिधि स्टालिन को आगे करके एक विकल्प, एक इशारा करना चाहते हैं स्टालिन। और ये सब जितने संकेत है, सब स्टालिन, एमके स्टालिन के इस एहसास के कारण निकल कर आ रहा है कि अब एमके स्टालिन का सरकार इस बार जाने वाली है। एमके स्टालिन को पता है, इसलिए ये तीन काम लगातार उदयनिधि, पूरा तमिलनाडु आप देख लीजिए, एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन के पोस्टरों और होर्डिंग से पटा हुआ है। मतलब एमके स्टालिन को यह भरोसा नहीं है कि उनके चेहरे पर उनको वोट मिलेगा, इसीलिए उदयनिधि स्टालिन का नाम, चूंकि युवा अन्नामलाई के पीछे है, युवा विजय के पीछे है, और उन युवाओं को, और इस बात का जानते हैं, एहसास कांग्रेस के लोगों को भी है कि एमके स्टालिन अब धीरे धीरे अब एमके स्टालिन को किस जो खतरा है उसका एहसास हो चुका है। इसीलिए वहां देख लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बड़े नेता हैं तमिलनाडु में, ठीक है, चाहे वो मणिकम टैगोर हो, चाहे वो ज्योति लक्ष्मी हो, ये सब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वहां तमिलनाडु में, ये सब अब पैरवी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को डीएमके से अलग हो जाना चाहिए और थलापति की पार्टी, टीवीके की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। ये संकेत, ये खुलेआम बोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस के प्रभारी हैं गिरीश चोडनकर, ये भी इसी मत के हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सॉरी प्रदेश अध्यक्ष कह रहा हूं, नेता विधायक दल जो राजेश कुमार हैं, उनका भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी को थलापति के साथ, टी विजय के साथ गठबंधन करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का मानना है कि नहीं, एक अस्थाई
गठबंधन के लिए भरोसा का होना जरूरी है। सीजन पार्टनर रहा है द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, इसीलिए शायद राहुल गांधी कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं तमिलनाडु के संदर्भ में, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु में जितने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि अब डीएमके के साथ रहना सुरक्षित नहीं है, उन सबों की राय यही है कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को भी विजय के साथ जाना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस का आधार भी बढ़ेगा, सरकार में हिस्सेदारी भी मिल सकती है और अपनी पहचान तमिलनाडु में जो कांग्रेस पार्टी की रही है, राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो तमिलनाडु को देखने के समर्थक जो लोग हैं तमिलनाडु में, उन लोगों को भी एक भरोसा जगाया जा सके कि नहीं, कांग्रेस अभी भी तमिलनाडु में अस्तित्व में है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितना सहमत है इस विचार से, आप जरूर कमेंट करके बताइए। और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।